Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic behavioral equation, theory of personal selling. This is the fourth and last theory in reference of personal selling. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग. Whenever we are talking about the behavioral equation theory, then it was proposed by हॉवर्ड. हॉवर्ड के द्वारा इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था और इसमें क्या करा गया था, हॉवर्ड ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल का यूज किया था और इसके साथ साथ अपनी बिहेवियरल रिसर्च से लार्ज नंबर ऑफ फाइंडिंग्स को भी इसमें यूज किया था. और इसके बेसिस पर इन्होंने क्या करा था, जो बायर्स है उनके बाइंग बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया. जब वो अपने परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस टर्म्स में बायर्स के बाइंग बिहेवियर को इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया और ये माना गया कि इट इज अ फेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. बोले कि जो कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर है या जिसको हम परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कंज्यूमर लर्निंग के बेसिस पर ही फॉलो कर पाता है. तो इन्होंने इसको एक लर्निंग प्रोसेस के तौर पर माना और इस तरीके से अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी स्टार्टिंग की. अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, किस तरह से डिफाइन किया, इसको हम समझ लेते हैं. यहां हॉवर्ड के द्वारा लर्निंग प्रोसेस के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया अपने इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल्स में. और ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? ड्राइव, क्यूज, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट. ये 4 इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था लर्निंग प्रोसेस के. ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं इन चारों एसेंशियल एलिमेंट्स की. द वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज नोन एज द ड्राइव्स. क्या होते हैं ड्राइव्स? ये वो स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुली होते हैं बायर में जो उसके रिस्पॉन्स पर कंप्लीटली अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं या कंप्लीटली बायर्स रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट करते हैं. अब यहां पर इसको 2 वे में डिफाइन किया गया है. ठीक है, कौन कौन से हैं ये? एक तो होते हैं इनेट ड्राइव्स और दूसरे होते हैं लर्नेड ड्राइव्स. तो पहले हम बात करेंगे इनेट ड्राइव्स की. इनेट ड्राइव्स स्टेम फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, पेन, कोल्ड etc. जो इनेट ड्राइव्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो फिजिकल नीड्स से एग्जिस्टेंस में आते हैं. जैसे एज अ ह्यूमन भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सिर ढकने के लिए छत भी चाहिए, पेन भी होता है, कोल्ड भी होता है. तो ये सारे क्या है? ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स है. तो इन फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से ह्यूमंस में इनेट ड्राइव्स क्रिएट होती हैं. दूसरे होते हैं लर्नेड ड्राइव्स. लर्नेड ड्राइव्स क्या होते हैं? जैसे कि जब ह्यूमंस हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स से ऊपर उठ जाते हैं, सिक्योरिटी नीड से ऊपर आते हैं, सोशल नीड, फिर आती है स्टेटस नीड. जब ये स्टेटस या सोशल अप्रूवल पर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां लर्नेड ड्राइव्स काम करती हैं. एंड लर्नेड ड्राइव्स आर एक्वायर्ड व्हेन पेयर्ड विद द सेटिस्फाइंग ऑफ इनेट ड्राइव्स. यानी कि जब एक ह्यूमन अपनी इनेट ड्राइव से कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो लर्नेड ड्राइव्स की तरफ मूव करता है. यानी कि एक तरीके से इनेट ड्राइव्स को अगर हम एलोबरेट करें तो उसके एलेबोरेशन को हम लर्नेड ड्राइव्स के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं. These learned drives are serving as a wicket behind which the functioning of the innate drive is hidden. यानी कि ये जो ड्राइव्स है कंप्लीटली कहाँ से आती हैं? जब एक बार innate ड्राइव सेटिस्फाइड हो जाती है. तो जो innate ड्राइव में इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इनकी लर्नेड ड्राइव्स की,
वो इनेट ड्राइव में छिपी होती है। यानी कि इनेट ड्राइव एक बेसिक नीड की तरह काम करती है और फिर उसका जो एलेबोरेशन है उसको हम लर्नेड ड्राइव्स में इंक्लूड करते हैं। और जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो लर्नेड ड्राइव्स जो हैं वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। तो मार्केटिंग के रेफरेंस में डोमिनेंट रोल जो प्ले करती हैं वो लर्नेड ड्राइव्स करती हैं, ना कि इननेट ड्राइव्स। तो इसी वजह से लर्नेड ड्राइव्स पर फोकस किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन इन इट्स सेलिंग प्रोसेस। क्लियर? चलिए बात करते हैं सेकंड, क्यूज। क्यूज क्या होते हैं? ये वो वीक स्टिमुली होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो बायर है वो रिस्पॉन्स कब करेगा। when the buyer will response is determined by cues। ठीक है, अब इसमें भी ये 3 टाइप के डिफाइन करे मैंने यहाँ पर। पहले होते हैं ट्रिगरिंग क्यूज, दूसरे होते हैं नॉन ट्रिगरिंग क्यूज और तीसरे होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन क्यूज। पहले हम बात करते हैं ट्रिगरिंग क्यूज की। ट्रिगरिंग क्यूज क्या होती है? दीज एक्टिवेट द डिसीजन प्रोसेस फॉर एनी गिवन परचेज। यानी किसी भी परचेज के रिलेशन में जो डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट कर दें वो हो गए ट्रिगरिंग क्यूज। ठीक है, और नॉन ट्रिगरिंग क्यूज क्या होते हैं? ये वो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं जो डिसीजन प्रोसेस के टाइम पर रिसीव तो किए जाते हैं लेकिन ये डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं और ये कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर ऑपरेट कर सकते हैं, यहां तक कि जब बायर परचेज करने के लिए कंटेम्पलेटेड नहीं है उस समय भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्या कर दे, डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेट कौन करेगा डिसीजन प्रोसेस को? केवल ट्रिगरिंग क्यूज ही डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन ट्रिगरिंग क्यूज है इसमें भी 2 पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं। पहला है इसके अंदर प्रोडक्ट क्यूज। दीज आर एक्सटर्नल स्टिमुली रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट डायरेक्टली। मतलब प्रोडक्ट से डायरेक्टली जो स्टिमुली रिसीव होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली, उनको हम प्रोडक्ट क्यूज का नाम देते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट को देखा तो जो पैकेजिंग का कलर है, जो उसका वेट है, जो उसका प्राइस है, जो उसके फीचर्स है, ये सब क्या है? दीज आर द एक्सटर्नल स्टिमुली। जैसे आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिसीव कर रहे हो तो इन्हें तो हमने प्रोडक्ट क्यूज का नाम दे दिया। और दूसरे होते हैं इंफॉर्मेशन क्यूज। ये वो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं जो सिम्बॉलिक नेचर के रिलेशन में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट। ये जो स्टिमुली है वो कहाँ से आते हैं? एडवर्टाइजिंग से आते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के रिलेशन में एडवर्टाइजमेंट को वॉच करता रहता है, तो वहाँ से ये क्यूज क्रिएट हो सकते हैं। या फिर वो डिफरेंट टाइप के पर्सन से भी कन्वर्सेशन करता रहता है, अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर रहा है, या फिर वो सेल्स पर्सन, किसी भी कंपनी का सेल्स पर्सन उसके पास आया और उसने उस प्रोडक्ट के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल इकोनॉमी, जो एक्सटर्नल स्टिमुली प्रोडक्ट के सिंबॉलिक नेचर के बारे में उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन क्यूज। इतनी बात क्लियर हो गई। इंफॉर्मेशन क्यूज के बाद हम बात करेंगे थर्ड वन की, और जो थर्ड क्यू है दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन क्यूज। These may also function as triggering cues. This may happen when price triggers the buyer's decision. तो जब प्राइस क्या करे, बायर्स के डिसीजन को प्रॉपरली ट्रिगर करना शुरू कर दे, यानी कि एक बायर प्राइस के बेसिस पर अपने डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे, तो हम इसे बोलेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन क्यूज। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ वी कम टू द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट एंड दिस इज रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इज व्हाट द बायर डस। तो बायर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया या अपने बाइंग बिहेवियर के रिलेशन में जो पर्टिकुलर एक्ट को वो परफॉर्म कर रहा है वो कहलाएगा रिस्पॉन्स। और चौथा होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब इट इज एनी इवेंट दैट स्ट्रेंथेंस द बायर्स टेंडेंसी टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। यानी कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के रेफरेंस में बायर्स की टेंडेंसी को जो एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रही है, ऐसी पर्टिकुलर इवेंट को हम रीइंफोर्समेंट का नाम देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो चारों हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब हॉवर्ड ने क्या करा?
हॉवर्ड ने इन चारों एलिमेंट को एक इक्वेशन के मीडियम से इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसने बोला कि जो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है B इजिकल टू P इंटू D इंटू K इंटू V। यह है हॉवर्ड इक्वेशन। और हॉवर्ड ने जो इक्वेशन प्रोवाइड करी, इसमें इन चारों एसेंशियल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इन चारों के मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स और द इंटरनल रिस्पॉन्स टेंडेंसी, दैट इज द एक्ट ऑफ परचेजिंग अ ब्रांड और पैट्रोनाइजिंग अ सप्लायर। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बायर है वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उसकी एक्ट ऑफ परचेजिंग अ ब्रांड या फिर सप्लायर को पैट्रोनाइज करने के रिस्पॉन्स को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो बायर है उसके रिस्पॉन्स को बी से डिफाइन किया जा रहा है। अब जो बायर का रिस्पॉन्स है वो इक्वल है किसके? पी डी के और वी के मल्टीप्लीकेशन के। तो पी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्री डिस्पोजिशन और द इनवर्ड रिस्पॉन्स टेंडेंसी, दैट इज फोर्स ऑफ हैबिट। यानी कि अगर उसने पहले से ही किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रखा है तो इसके रिगार्डिंग उसकी इनवर्ड रिस्पॉन्स टेंडेंसी क्या है, या वो किस पर्टिकुलर ब्रांड के रिलेशन में पहले से ही हैबिचुअल है, उसको हम पी से डिनोट करेंगे। डी का मतलब होता है प्रेजेंट ड्राइव लेवल, यानी कि उसका प्रेजेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है, उसका प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन क्या है, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। इसका के का मतलब हो गया इंसेंटिव पोटेंशियल। इंसेंटिव पोटेंशियल का मतलब वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन टू द बायर। यानी कि जो पर्टिकुलर ब्रांड की बात की जा रही है उसका पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन क्या है बायर के लिए, उसको हम के से डिनोट करेंगे। और फिर आता है वी, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑल क्यूज ट्रिगरिंग प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशनल। तो जो हम क्यूज की बात कर रहे थे इससे पहले, जैसे ट्रिगरिंग है, प्रोडक्ट क्यूज है, इंफॉर्मेशनल क्यूज है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, इसको हम वी से डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से इन चारों एसेंशियल एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी, यानी कि जो परचेजर है, जो बायर है, उसके रिस्पॉन्स या एक्ट ऑफ परचेजिंग अ ब्रांड को डिफाइन करता है। अब हॉवर्ड के द्वारा जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव है। यानी कि अगर किसी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में बी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जो बायर है उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पी की वैल्यू कितनी है या डी की वैल्यू कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी एक वेरिएबल 0 होता है तो उस केस में कंज्यूमर का रिस्पॉन्स 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अनमोटिवेटेड है। अनमोटिवेटेड का मतलब डी इसका 0 है, तो अगर डी 0 है तो इसका मतलब आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब इसको और एक वे में और समझ लेते हैं इसको। इट मीन्स व्हेन द सेटिस्फैक्शन के यील्ड्स आर रिवॉर्ड, predisposition increases in value, reinforcement occurs, and what is reinforced is the tendency to make a response in the future to the cue that immediately precedes the rewarded response। ये कुल मिला के जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो एक तरीके से उसको रिवॉर्ड मिल जाता है और प्रीडिस्पोजिशन इंक्रीज हो जाता है। प्रीडिस्पोजिशन के इंक्रीज होने की वजह से रीइंफोर्समेंट अकर होता है, और जो रीइंफोर्स होता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करने के रेफरेंस में अपने डिसीजन को फाइनलाइज करेगा। और जो रीइंफोर्स हो रहा है वो क्या होगा? फ्यूचर में भी उसके कंज्यूमर के द्वारा उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को फॉलो करने की टेंडेंसी को बताएगा कि फ्यूचर में भी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट अगर हो रहा है ना, और रीइंफोर्समेंट के इनकर होने की वजह से कंज्यूमर क्या करेगा? फ्यूचर में भी अपने रिस्पॉन्स को शो करेगा। क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है, एक बार जब रीइंफोर्समेंट इनकर हो जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो बायर है वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा, या फिर जो सप्लायर है या फिर जो सेल्स पर्सन है उसको वो एक प्रॉपर पैट्रोनाइज देगा ही देगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइम की अगर बात करी जाएगी और नेक्स्ट टाइम में अगर सेम क्यूज अपीयर होते हैं
तो जो बायर है वो उसी पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर है वो ये सीख चुका है कि ये एक प्रोसेस है और इसी के बेसिस पर ये एक ब्रांड है जो इसके इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट कर रही है, और इस तरह से वो क्या करेगा, अपने इस पर्टिकुलर लर्निंग के बेसिस पर उस पर्टिकुलर ब्रांड को अगेन एंड अगेन परचेज करेगा जब तक वो उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती रहेगी। ओके, so this is about the theory. Thank you.